आज 50 करोड़ लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। दुकानदार दुकान में बैठ करके दुकान की किराए नहीं निकाल पा रहे हैं। ठेली खोमचा वाले भी उनकी दुकानें नहीं चल रही है। ये बहस से हटाने के लिए ये राम मंदिर और परशुराम जी की बात की जा रही है। परशुराम जी और राम मंदिर से देश नहीं चलेगा। आप थोड़ा इतिहास में बहुत बार कहा हूँ कि इतिहास से थोड़ा गहराई में चलिए। देश को 1857 में आज़ाद हो गया होता, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, गाय कटवा कर मंदिर में सुअर कटवा कर मुझे। अरे भैया, देश में करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उनके बारे में कहीं बहस नहीं है। करोड़ों किसान जो है इस देश के आत्महत्या पर उतारू हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। खेती की जो फसल लागत मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, वो सड़ाए जा रहे हैं, उनका दूध सड़कों पर फेंका जा रहा है। इस पर कहीं दूर दूर तक बहस नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोग जो है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा और कांग्रेस हो, एक ही थाली की चट्टे बैठे हैं। कभी ये कांग्रेसी बन जाते हैं दलाल, इन्हीं में से आकर के कोई सपाई बन जाता है, कोई बसपाई बन जाता है, कोई भाजपाई बनता है। पूरे चरित्र देखे इससे रंगा हुआ है, और ये जनता को बुनियादी सवालों से उसको दिमाग हटाने की एक साजिश के तहत है। आपको क्या लग रहा है कि राम वर्सेस परशुराम का जो ये मुद्दा बनाने की कोशिश किया जा रहा है वो कहाँ तक है? देखिए, राम और परशुराम की जो मूर्ति की बात चल रही है, ये एक जनता को धोखा देने का, दिमाग भटकाने का ये काम है। विपक्ष भी उसी रंग में रंगा हुआ है जिस रंग में सत्ता पक्ष रंगा हुआ है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देश के सामने आज बहुत बड़ी भयंकर समस्या है, आर्थिक मंदी। आज 50 करोड़ लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। दुकानदार दुकान में बैठ करके दुकान की किराए नहीं निकाल पा रहे हैं। ठेली खोमचा वाले भी उनकी दुकानें नहीं चल रही है। ये बहस से हटाने के लिए ये राम मंदिर और परशुराम जी की बात की जा रही है। परशुराम जी और राम मंदिर से देश नहीं चलेगा। आप थोड़ा इतिहास में बहुत बार कहा हूँ कि इतिहास से थोड़ा गहराई में चलिए। देश को 1857 में आज़ाद हो गया होता, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, गाय कटवा कर मंदिर में सुअर कटवा कर मुझे। अरे भैया, देश में करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उनके बारे में कहीं बहस नहीं है। करोड़ों किसान जो है इस देश के आत्महत्या पर उतारू हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। खेती की जो फसल लागत मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, वो सड़ाए जा रहे हैं, उनका दूध सड़कों पर फेंका जा रहा है। इस पर कहीं दूर दूर तक बहस नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोग जो है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा और कांग्रेस हो, एक ही थाली की चट्टे बैठे हैं। कभी ये कांग्रेसी बन जाते हैं दलाल, इन्हीं में से आकर के कोई सपाई बन जाता है, कोई बसपाई बन जाता है, कोई भाजपाई बनता है। पूरे चरित्र देखे इससे रंगा हुआ है, और ये जनता को बुनियादी सवालों से उसको दिमाग हटाने की एक साजिश के तहत है। अच्छा, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अगर बेरोजगारी की भी बात कर ली जाए तो आंकड़ा जो सामने आया है वो करीब पिछले अगर 4 महीने का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। इस पर सरकार आखिर चुप क्यों? सरकार, यही तो समस्या है। सरकार इस पर नहीं बोलेगी, सरकार इस पर नहीं बोलेगी। लगभग 2 करोड़ लोग की नौकरी जा चुकी है। इस पर सरकार और न विपक्ष दोनों बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार की बहस करनी चाहिए, इस पर सरकार को सड़क पर आना चाहिए, या विपक्ष को सड़क पर आना चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए कि 2 करोड़ लोग अगर बेरोजगार होंगे, इनके परिवार का खर्चा कहाँ से चलेगा, इनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, ये क्या करेंगे। बहुत बड़ी अर्थ संकट से लोग गुजर रहे हैं, और इस ध्यान से भटकाने के लिए मंदिर का सवाल, परशुराम जी का मूर्ति का सवाल, धर्म और जाति का सवाल खड़ा कर दिया जाता है। खासकर मैं मायावती जी और अखिलेश जी कहूँगा, आज जो विपक्ष की भूमिका में है, आपको विपक्ष छोड़ करके सत्ता पक्ष के साथ चला जाना चाहिए था, क्योंकि मंदिर और मस्जिद का देश सवाल नहीं है, देश के करोड़ों करोड़ नौजवानों की सवाल है। आज प्राइवेट सेक्टर में जितने मास्टर काम कर रहे हैं, सबको निकाल दिया गया, सबको वेतन नहीं मिला, ये सवाल नहीं है। आज शिक्षा से आम लोग वंचित होते चले जा रहे हैं, क्या ये सवाल नहीं है? क्या किसानों की फसल के उचित मूल्य नहीं मिले, इस पर बहस नहीं है, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल राम मंदिर और परशुराम जी की मूर्ति बना देने से ये देश की समस्या हल नहीं है। और सच्चाई, इतिहास इस बात का गवाह है कि राम का कोई इतिहास साक्षिक नहीं है, और परशुराम जी का भी इतिहास साक्षिक नहीं है। केवल लोगों को भटकाने के लिए, एक आस्था के भावना को भड़काने के लिए ये बात बार बार उतारते हैं। अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि चलिए राम मंदिर की बात और जो परशुराम मंदिर की जो बात की जा रही है वो एक अलग साइड भी रख दिया जाए, तो अब बात ये की जा रहा है कि बीजेपी के जो एमएलए हैं, 1-2-4 नेता, वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनके लिए हम पॉलिसी कुछ ला रहे हैं ऐसा, जिनको मतलब मरने के बाद से चाहे कुछ घटना साथ हो जाती है तो उनको बीमा के तौर पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है? ये नटंकीबाजी है। ब्राह्मणों को कुछ करना नहीं है। देश को ब्राह्मण में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, दलित में, वनवासी में बांट करके राज करने की है। हम कहते कि बीमा मरने के बाद मिलेगी, जिंदा में क्या खाएगा?
जिंदा है उसको रोटी कहाँ से आएगी, सवाल यहाँ क्यों नहीं खड़ा होता है। जब जिंदा रहेगा उसको रोटी नहीं मिलती, स्वाभाविक मर जाएगा, तो मर जाएगा तो बीमा किस काम की उसके पास आएगी। लेकिन सर जनता तो इसीलिए वोट दी थी ना ताकि राम मंदिर बन जाए। देखिए ये सच्चाई ये है कि राम मंदिर जो है ये एक साजिश के तहत इसको आवाज़ उठाई। जब 90 के दशक में जब दुनिया के अंदर बदलाव हुआ और बदलाव की सिलसिला जारी हुई तो आरएसएस और बीजेपी वालों ने, इसमें कांग्रेस की भी सहयोग रहा है। ये राम मूर्ति के, राम जन्मभूमि के सवाल को लेकर के देश की जनता को सामने, उस समय के बाद देश उदारीकरण की दौर में गुजरा और उदारीकरण से देश की तमाम सरकारी संस्थानों को लूटने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस खैर उतना नहीं लूट पाई, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये अटल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक देश के तमाम सरकारी संस्थानों को, कंपनियों को बेचने का काम हो रहा है और ये बेचने की राम मंदिर का भावना को उठाया जाता है। महेश कुमार शर्मा जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप धरातल पे काम करते हुए सामने आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए, अगर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश की ही बात की ले जाए, तो जो आप जैसे लोग हैं, जैसे डॉक्टर काफिल की बात की ले जाए, चाहे शिक्षकों की बात कर लिया जाए, चाहे जो जनसाधारण लोग हैं उनकी बात कर लिया जाए, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आखिर कमी कहाँ आ रही है? देखिए इस लोकतंत्र में बहुत बड़ी कमी है। आज़ादी से पूर्व जो है इस लोकतंत्र, थोड़ा इतिहास पढ़िएगा, इस लोकतंत्र पर सवालिया निशाना था। लोकतंत्र पर भगत सिंह कहते कि हिंदुस्तान तो आज़ाद होगा लेकिन गोरे के बजाय काले चमड़ी वाले देश की जनता की मेहनत कमाई। हम कहते हैं कि अटल जी भी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले चपाटी सत्ता केंद्र से लेकर राज्य में आए, क्यों नहीं कानून बनाए? जयप्रकाश जी का आंदोलन के नाम पर यही बात थी कि जनता को अधिकार दिया अपने जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए, ये क्यों नहीं कानून बना? अन्ना हजारे भी इसी बात का आंदोलन किए, ये क्यों नहीं कानून बना कि जनता को, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए। और जब तक जनता के जनप्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार नहीं हुआ, ये जनता के प्रतिनिधि भेड़ बकरी की तरफ बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे और सरकार की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम होगा। सर आपको क्या लग रहा है कि काली चमड़ी की जो अंग्रेज की बात आप कर रहे हैं वो अब शासन शुरू कर दिया है? ना, उससे कहीं गंभीर है। काली चमड़ा जितना नहीं लूटा उससे कई गुना जुना हम सत्ता में आने के बाद ये लोग लूटा है। हम पूछिए कई नेताओं का ऐसे दीजिएगा, राजनीति में आने से पहले उनके एक जोड़ी बैल की खेती नहीं थी और राजनीति से आने के पहले उनके पूरे शिक्षा से कहीं गुजारा चलता था। आज अरबों खरबों रुपया पक्ष विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये कहाँ से पैसा आया है? लेकिन सर सरकार तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, उनके लिए योजनाएं ला रही हैं, 2-2 हज़ार रुपये हर महीने अकाउंट में डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों देखने को मिला है और शिक्षा नीति पे काफ़ी चीज़ें बातें की जा रही हैं। अब नौकरियों को भी देखते हुए काफ़ी चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लेकिन नौकरियाँ मिलेंगे ऐसा सरकार आश्वासन? ना, ये सरकार केवल सिगुफा छोड़ रही है, नौकरियाँ मिलेगी नहीं। जहाँ तक किसानों की बात है, शायद कोई खेती न किया हो उसका अनुभव नहीं है, जो खेती है उसका अनुभव है। इन्होंने किसानों की जो फसल उगाता है उसकी क्या गारंटी उस फसल के मूल्य की? पहले कि आज देखिए देश कई कोनों में देश के दूध के जो दूध उत्पादन करने वाले किसान थे वो अपने दूध सड़कों पर बहा रहे थे। 10 रुपये, 5, 15 रुपये, 15 रुपये लीटर दूध। भाई एक भैंस को, जानवर को खिलाने में कम से कम आज के दौर में 100 रुपये से साधारण से साधारण 100 रुपया खाएगी और 100 रुपये में उसका दूध का खर्चा नहीं आएगा तो किसान करेगा क्यों? नटंकी बाजी है, ये सिस्टम बनता नहीं है। केवल किसान पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के फसल बेचेगा। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, किसान के पास इतना कहाँ समय है कि वो नोएडा से चल करके गाजियाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बे फसल बेचेगा? वो फसल बेचेगा तो खेती कब करेगा? उसका लाभ कम कमाएगा? ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक रास्ता है और इस तमाम सवाल किसान भी समझ गए हैं। चाहे पंजाब हो, हरियाणा, कई देशों में, कई प्रदेशों में देश के इस किसान की जो सवाल पर ये जो है बहस चल रही है, किसान विरोध पर सड़कों पर उतर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 6.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और आप खुद उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है कि आज का जो मौजूदा स्थिति है आने वाले समय में कितना उभर पाएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी उभरना नहीं है, जो मौजूदा स्थिति आज की भयंकर स्थिति से गुजर रही है लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे मध्यम वर्ग अब महसूस कर रहा है। ये मार पहले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा, आज चले जाइए दुकानदारों से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। आज खोमचा पट्टी लगाने वाले इसके नौकरी की हालत है कि उनका वेतन 20%, 30% काटा जा रहा है, रोजगार नहीं है। जो गाँव शहरों से भग गाँव में लोग गए, गाँव में रोजगार नहीं है, वो फिर शहरों में आ रहे हैं, शहर में भी रोजगार नहीं है। आखिर करेंगे क्या? इस पर क्यों नहीं बहस होती है?
इस पर मोदी जी क्यों नहीं ट्वीट करते? मोदी जी वो जो महेंद्र धोनी पर ट्वीट कर दिए कि आप राष्ट्र के जो हैं बहुत बड़े शानदार हैं, राष्ट्र आपके लिए कृतज्ञ है, पर उन किसानों मजदूरों जिनके लहू पसीना खून पसीने से देश की जीविका चलती है, संसाधन चलता है, करीब 28 खरब रुपया उसी मजदूर संगठित मजदूरों के द्वारा ये देश की अर्थव्यवस्था संचालित है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मजदूरों के लिए ही तो आत्मनिर्भर लेकर के आई है सरकार। कैसा आत्मनिर्भर? इस आत्मनिर्भर की परिभाषा तो मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ से आत्मनिर्भर होगा? ये आत्मनिर्भर बनाना बेवकूफ़ बनाना है। आत्मनिर्भर किस बताइए कहाँ से आत्मनिर्भर हो जाएगा? वो तो कह रहे हैं खुद की प्रोडक्शन कीजिए, लोकल ही वोकल है, सब कुछ प्रोडक्शन रहेगा तो अपना देश का पैसा अरे मोदी जी खुद लोकल की शायद मोदी जी को पता नहीं, मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। मैं एक बार खेती करता था, मैं भिंडी का खेती किया और उत्पादन से डिमांड से कम उत्पादन था तो सारे सड़ा हुआ फेंकना पड़ा। लोकल से वोकल तो ही गया, सड़ करके फेंकना। दूध लोग लोकल से वोकल करके दूध 10 रुपये किलो फेंक रहे हैं सड़क पर। यही तो लोकल है, यही वोकल है। तो इससे क्या होगा? आत्मनिर्भर में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ना इसमें कुछ नहीं। जब तक नीतियाँ नहीं बनाई जाएगी सशक्त रूप से और नीतियों को पालन नहीं किया जाएगा तब तक ये आत्मनिर्भर बकवास है। कि जनता को गुमराह करने का एक सवाल है। नीतियाँ बना करके ही आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, लाल किले से भी बात किया जा रहा है, उससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी बोल चुके हैं, तो कुछ सोच समझ के रणनीति बनाई गई है। नहीं, ये आप ये जो कह रहे हैं, हम कहते हैं कि तमाम सांसद और विधायक पर्चा दाखिला करने से पहले संविधान के जो है वो मर्यादा को, संविधान को शपथ लेते हैं। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अपवाद कुछ छोड़ दीजिए सांसदों विधायकों, 99% सांसद इस संसद की इस गरिमा को, संविधान की गरिमा को ये तहस नहस करते हैं और ठेस पहुंचाते हैं। जो यह व्यक्ति की आज़ादी, बोलने का आज़ादी अगर बोल दिया जाए तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा। आज JNU को देखिए, जामिया को देखिए, तमाम इलाहाबाद गोरखपुर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखिए, तमाम ऐसे जो सामाजिक है जो आवाज़ उठाते हैं लोकतंत्र के पक्ष में, तो उनको देशद्रोही कर देता है, उनको जेल में जबरदस्ती डाल दिया जाता है। ये बकवास है, जनता को गुमराह करने का एक साजिश है। क्या आपको लग रहा है कि आप इस देश में स्वतंत्र हैं, कुछ बोलने की आज़ादी आप लोगों को बच गई है? देखिए संविधान में तो हमें आज़ादी मिली है, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे हम देशद्रोही साबित हो जाएंगे और देशद्रोही साबित कर करके वो उसको जेल में डाल दिया। कई कपिल खान को देखिए, राज्य बर्बर को देखिए, कई ऐसे पत्रकार हैं जो एक्टिविस्ट सामाजिक है, सुधा भारद्वाज को देखिए, कौन सा वो बम चलाने गए थे, कौन सा करोड़ रुपया घोटाला करने गए। अरे भाई सही बात ही तो कह रहे थे, वो सही बात को बर्दाश्त नहीं जब नहीं करेंगे तो बकवास तो कर, आप तो सत्ता को फासिस्टवाद की तरह अपने पक्ष में चलाना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद कायम रहेगा? देखिए ठाकुरवाद, आप ब्राह्मणवाद या चाहे बैकवर्ड, ये जातियां जो हैं गुंडों और बदमाशों अपराधिक होती हैं। बहुत से ठाकुर हैं जो बहुत बड़े कारखाना है, उसी गांव में वो ठाकुर है जो भूखे मरते हैं, उनके रोजगार नहीं, उनके बच्चे की पढ़ाई नहीं है। ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण के बहुत बड़ा पैसा है, उसी गांव में ब्राह्मण जो है भूखे मर रहा है, रोजगार नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है। तो इस पर क्यों नहीं बहस होती है? केवल जातिवाद के नाम पर इस सामंतों, गुंडों और पैसे वालों की राजनीतिकरण करने का एक साजिश के तहत चलता है। क्या आपको लग रहा है कि उस बार यूपी में कुछ न कुछ बदलाव होने? अब देखिए ये तभी लंबी प्रतिक्रिया के बाद अभी कहा नहीं जा सकता क्या बदलाव होगा, क्योंकि जनता की भावना को क्या है, क्योंकि सरकार की अलग भावना है, सरकार की ईवीएम की सवाल है, कई जगह सवाल फंस जाता है कि सरकार क्या करेगी। अब धरातल पे काम करें, कुछ जनता में कुछ हेरफेर देखिए जनता में तो आक्रोश है, जनता में इसके खिलाफ तो आक्रोश है, लेकिन आक्रोश खुलकर आ नहीं पा रहा है और ये आक्रोश जो करता है उसको देशद्रोही की तरह जेल के अंदर डाल देते हैं।